हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम कंजुगेशन एंड रेजोनेंस कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जिनको मैं बैकबोन कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता हूँ, क्योंकि कंजुगेशन और रेजोनेंस कंसेप्ट अगर आपका प्रॉपरली क्लियर है तो हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, रिएक्टिविटी के ऑर्डर और रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कौन से बनेंगे काफी हद तक कंजुगेशन और रेजोनेंस कंसेप्ट से क्लियर होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस क्लास का, और ये इस क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, हो सकता है 2 क्लास और लग जाए, क्योंकि ये कंसेप्ट आज क्लियर होगा तो हम बाद में इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पे आ जाऊं एल्कीन के स्ट्रक्चर में। तो एल्कीन में कार्बन कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और दोनों कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन और इसका बॉन्डिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि रेजोनेंस में ये कंसेप्ट काम आएगा इसलिए, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2s2 2p1 और फिर ये इसका एक्साइटेड स्टेट आ गया और ये sp2 बन गया। तो sp2 में 0 लोन पेयर होता है और ये वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में, ये वाला, ठीक है, ये पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा। तो ये दोनों sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है तो ये इसके 120 के बॉन्ड एंगल है, 3 सिग्मा के, ये ब्लैक वाले बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है और सारे 120 के एंगल पर है और ये एक ही प्लेन पे रहेंगे। अब इन दोनों कार्बन एटम पर, इन दोनों प्लेनर कार्बन एटम पर परपेंडिकुलर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। अब ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल आपस में इस तरह से कोलेटरल ओवरलैप करेंगे। ये इस तरह से क्या करेंगे? कोलेटरल ओवरलैप करेंगे। जब ये इस तरह से आपस में कोलेटरल ओवरलैप करेंगे तो ये ऊपर से ओवरलैप होगा, ये नीचे से ओवरलैप होगा, तो क्या हो जाएगा? ये पाई क्लाउड बन जाएगा। तो ये हमारा पाई क्लाउड बन गया, ठीक है। अब ये 2 पाई क्लाउड नहीं है, एक ही पाई क्लाउड है, ठीक है। इसका 50% पोर्शन प्लेन के अबव है और 50% पोर्शन कार्बन के इस प्लेन के बिलो है। यानी ये जो पाई क्लाउड है, ये 2 पाई क्लाउड नहीं है, एक ही पाई क्लाउड है जिसका 50% पोर्शन मोलिकुलर प्लेन के अबव है और 50% पोर्शन मोलिकुलर प्लेन के बिलो है। और इन दोनों के भी, ये दोनों कार्बन के न्यूक्लियस हैं। एनीवे, अब ये तो मैंने आपको पाई बॉन्ड का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया। अब मैं आप नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं कि यहां पर देखो, मैंने एक अजम्पशन लिया कि मेरे पास 6sp2 कार्बन है। अब जब ये 6sp2 कार्बन है तो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग हो गई। अब कोवेलेंट बॉन्ड में जब ये ओवरलैपिंग हो गई तो मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये 6sp2 कार्बन है। तो 6 के 6sp2 कार्बन प्लेनर होंगे, 6 के 6sp2 कार्बन क्या होंगे? प्लेनर होंगे। और कार्बन पर क्या होगा? परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होगा। कार्बन पर क्या होगा? परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होगा, जिस तरह से यहां पर है। यहां पर ये दोनों कार्बन है तो हर कार्बन पर इस तरह से परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, दोनों कार्बन पर परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है। तो यहां पर भी ये 6 ही कार्बन एक ही प्लेन में होंगे क्योंकि सारे sp2 कार्बन है, ठीक है। फिर सारे एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं तो एक ही प्लेन पर 6sp2 कार्बन है और हर कार्बन पर परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है। ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। अब क्वेश्चन ये है कि इनका पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। तो इसका पाई बॉन्ड कैसे बनेगा तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर जो C2 वाला कार्बन है, यहां पर देखो बेटा, ये जो C2 वाला कार्बन है, तो C2 वाला कार्बन C1 कार्बन से भी ओवरलैप कर रहा है, C3 से भी कर रहा है। तो C2 कार्बन के जो ऑर्बिटल्स होंगे, C2 कार्बन का ये जो ऑर्बिटल है वो इधर भी ओवरलैप होगा और उधर भी होगा। यानी मेरे कहने का मतलब C2 कार्बन का जो परपेंडिकुलर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो C1 के परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल से भी और C3 के परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल से भी ओवरलैप करेगा। यानी इसका जो ओवरलैपिंग है वो केवल इसी तरफ नहीं है, वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यानी सेकंड वाले का फर्स्ट वाले के साथ भी है और थर्ड वाले के साथ भी है। इसी तरह से थर्ड कार्बन का सेकंड कार्बन के साथ भी है, फोर्थ कार्बन के साथ भी है। और फोर्थ वाले कार्बन का जो ओवरलैपिंग है
फोर्थ वाले कार्बन का जो ओवरलैपिंग है वो थर्ड कार्बन के साथ भी है, फिफ्थ के। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग। तो C3 C2 से भी ओवरलैप कर रहा है, C4 से भी ओवर, तभी तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। इसी तरह से C5 वाला C4 से भी ओवरलैप करेगा, C5 से भी ओवरलैप करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये सारे के सारा पाई क्लाउड आपस में, ये सारे के सारे p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होकर एक हो जाएंगे, एक जैसे दिखेंगे। ये क्या दिखेंगे? ये एक जैसे दिखेंगे। तो इस तरह के, यानी ये जो पाई क्लाउड है वो इंडिपेंडेंट तीन अलग अलग पाई क्लाउड नहीं बनेंगे। ये पूरा का पूरा सारे के सारे p ऑर्बिटल्स एक दूसरे को, सारे के सारे ये p ऑर्बिटल्स एक दूसरे को कोलैटरली, साइमल्टेनियसली, पैरेलली एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर 1, ये 2, 1 2 3 4 5 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, थोड़ा स्ट्रक्चर सही नहीं बना, वापस बना देता हूं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब जैसे ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, तो इसके पास वाला ये वाला हो गया, इसके पास वाला ये वाला हो गया, इसके पास वाला ये वाला हो गया, इसके पास वाला ये हो गया, ये हो गया। तो ये आपस में सारे एक हो गए, ये सारे आपस में एक हो गए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जो ये यहां पर ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया, तो ये जो होगा, जिस तरह से आपने यहां देखा था कि बाइबोन एल्कीन में देखा था इसमें कि जो पाई क्लाउड था उसका 50% मॉलिक्यूलर प्लेन के अबव था, 50% बिलो था। तो यहां पर भी ये 50% अबव है, 50% बिलो है, क्योंकि कोलेटरल ओवरलैपिंग में एक p ऑर्बिटल का लोब ऊपर होता है और एक नीचे होता है। ये ऊपर वाले लोब मिलकर ये बन गया और ये नीचे वाले लोब मिलकर ये बन गए। अब ये कंजुगेटेड पाई क्लाउड बोलेंगे इसको, क्योंकि ये इसमें 6 ऑर्बिटल्स का कोलेटरल ओवरलैपिंग है, इसमें 6 ऑर्बिटल्स का एक ही प्लेन पर कोलेटरल ओवरलैपिंग है। इसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 ही इलेक्ट्रॉन 6 ही न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। यानी एक होमोजीनियस, एक कंटिन्यूअस पाई क्लाउड बन गया, एक होमोजीनियस, एक कंटिन्यूअस पाई क्लाउड बन गया। जैसे ये मार्कर है, मार्कर हमारा कार्बन का, मार्कर पे कार्बन के न्यूक्लियस है, ये मेरा नीचे वाला हाथ और ऊपर वाला हाथ पाई क्लाउड हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये एक कंटिन्यूअस पाई क्लाउड बना। इस कंटिन्यूअस पाई क्लाउड को, कंटिन्यूअस है, जुड़ा हुआ है, इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 6 ही कार्बन न्यूक्लियस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंजुगेटेड पाई क्लाउड और डीलोकलाइज्ड पाई क्लाउड, कंजुगेटेड पाई क्लाउड और डीलोकलाइज्ड पाई क्लाउड। तो ये है कंजुगेटेड पाई क्लाउड और डीलोकलाइज्ड पाई क्लाउड। तो यहां पर हमारे पास आ गया ये कंजुगेटेड और डीलोकलाइज्ड पाई क्लाउड। तो यहां अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर इसी तरह से अगर ये 3 sp2 कार्बन होते, 3 ऑर्बिटल्स आपस में कोलेटरल ओवरलैप करके, 3 ऑर्बिटल्स आपस में कोलेटरल ओवरलैप करके कंजुगेटेड पाई क्लाउड बनाते, 4 होते तो 4 बनाते, ठीक है। तो 4 अगर कार्बन है sp2 तो एक कंजुगेटेड पाई क्लाउड बनेगा। तो ये कंजुगेशन सिस्टम है, कंजुगेटेड सिस्टम है। अब हम अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में यही 6 कार्बन, 1 to 6 कार्बन साइक्लिक मैनर में जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह से बेंजीन में ये 6 कार्बन है, ठीक है। बेंजीन में जब ये 6 कार्बन है तो ये 6 sp2 कार्बन है बेटा, CH है, बेंजीन C6H6 होता है। और बेंजीन में 6 के 6 sp2 कार्बन है और सारे sp2 कार्बन पर परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होता है। सारे के सारे sp2, ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होगा। और ये सारे के सारे कार्बन कौन से हैं बेटा, sp2। ये सारे के सारे कार्बन कौन से हैं, sp2। These all are sp2। अब क्वेश्चन वापस यही आता है कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, बस यहां पर C1 से C6 मैंने स्ट्रेट लाइन में लिखा है। अब C1 और C6 को भी अपन ने
C1 और C6 भी आपस में बॉन्डेड है, तो वो हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है? हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज द हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। अब ये हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां पर वही है कि बेंजीन के हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दो स्ट्रक्चर है हमारे पास बेंजीन, जिसमें हम अल्टरनेट पाई बॉन्ड शो करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम केकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर फर्स्ट को और स्ट्रक्चर सेकंड को। अब क्या है, स्ट्रक्चर फर्स्ट ये हुआ कि जैसे ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये इन दोनों ने आपस में ओवरलैप किया, ये कोलेटरल ओवरलैपिंग हुई, यानी इन दोनों कार्बन के बीच में ये पाई बॉन्ड बन गया। इसी तरह से ये दोनों आपस में ओवरलैप हुए, ठीक है, और इसी तरह से ये दोनों आपस में ओवरलैप हुए। तो जब ये आपस में इस तरह से ओवरलैप होंगे तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करके एक पाई क्लाउड बना रहे हैं, ये दोनों आपस में ओवरलैप करके एक पाई क्लाउड बना रहे हैं, ये आपस में ओवरलैप करके और क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो अब ये वाला हो गया स्ट्रक्चर, यानी अल्टरनेट पाई बॉन्ड। इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है, फिर नहीं है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर नहीं है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ही अगर मैं यहां देख लूं कि नहीं ये पॉसिबिलिटी है, तो ये भी तो है कि ये दोनों भी ओवरलैप कर सकते हैं। और जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो इन दोनों कार्बन के प्लेन के अबव और बिलो एक पाई बन जाएगा। इधर से इनके बीच में एक पाई बन जाएगा, ठीक है, और इधर से इनके बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे, ये दोनों ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे, ये दोनों ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे। अब इसका स्ट्रक्चर ये ले लिया मैंने। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है। तो स्टूडेंट बोलते हैं सर दोनों एक जैसे हैं और दोनों ही सही हैं। स्टूडेंट ये कहते हैं जनरली कि सर फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर दोनों ही सही है, ये तो दोनों ही बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बिल्कुल सही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है कि एक मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हमको, पर हकीकत में देखा जाए तो दोनों ही गलत है, दोनों में से एक भी एग्जिस्ट नहीं करता है। दोनों ही गलत है, दोनों में से एक भी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट आपके सामने पड़ा है कि यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो सारे कार्बन हैं वो दोनों तरफ ओवरलैप करेंगे, यानी ये कंजुगेटेड सिस्टम होगा बेंजीन में भी, ये इस तरफ भी ओवरलैप करेंगे तो ये इधर भी ओवरलैप करेंगे, यानी हर कार्बन का जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होगा वो 6 के 6 sp2 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और जब 6 के 6 sp2 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल भी इसी तरह से आपस में ओवरलैप करेंगे और इस तरह से कंजुगेटेड पाई क्लाउड बना देंगे। तो यहां पर भी बेंजीन में साइक्लिक कंजुगेटेड होगा, ये लीनियर कंजुगेशन है और ये साइक्लिक कंजुगेशन है, यानी हम इसको इस तरह से लिखेंगे, हम इसको इस तरह से, ये बेंजीन का जो हेक्सागोनल प्लेन है उसमें पाई क्लाउड जो होगा वो प्लेन के अबव और प्लेन के बीच में इस तरह से साइक्लिक कंजुगेशन के फॉर्म में मिलेगा हमको, ठीक है। और ये हो गया हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। और ये जो ऊपर मैंने रिंग बना दी अबव और बिलो, दिस रिंग इज कॉल्ड साइक्लिक कंजुगेशन, ठीक है। तो ये साइक्लिक कंजुगेशन है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप बुक में देखते ही हो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक्चुअल स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर। तो बेंजीन का न तो फर्स्ट स्ट्रक्चर सही है न सेकंड सही है, स्ट्रक्चर थर्ड सही है, स्ट्रक्चर थर्ड सही है, और इस थर्ड वाले स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड RH कहते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये रियल स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट करता है, दिस इज द रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और ये दोनों जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं, इन दोनों को हम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इन दोनों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं।
इन दोनों को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं और ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है, कंजुगेटेड सिस्टम हमेशा ज्यादा स्टेबल रहेगा आइसोलेटेड पाई बॉन्ड्स, जैसे इसमें आइसोलेटेड पाई बॉन्ड्स है, 3 अलग अलग पाई बॉन्ड्स है। लेकिन ये सारे पाई बॉन्ड या कंजुगेटेड हो गए तो हमको मालूम है स्ट्रेंथ, ठीक है, अगर यूनिटी है तो स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, एकता में शक्ति होती है, यूनिटी है तो स्ट्रेंथ है। तो उसी तरह से यहां पर ये तीनों, ये सारे के सारे ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करके 3 अलग अलग पाई बॉन्ड ना बनाकर एक कंजुगेटेड पाई क्लाउड बना देते हैं। यानी बेंजीन के अंदर ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये कार्बन के 6 ही न्यूक्लियस के कंट्रोल में साइमल्टेनियसली एक साथ है। इसीलिए हम बेंजीन के अंदर ये रिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। हमारे पास इसके फेवर में एविडेंस भी है। तो ये ध्यान रखना, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, और जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाते हैं उसमें 3 लाइन लगा देते हैं। जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाते हैं उसमें हम क्या कर लेते हैं, 3 लाइन बना देते हैं। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है। अब आप देख लो, अगर मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड को कंपेयर करूं, तो इसको मैं कंपेयर कर लेता हूं। तो मैं जब इसको कंपेयर करूंगा, इसको मैं कंपेयर करता हूं, तो ध्यान देना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन का ले लिया, और ये पास में है बेंजीन का रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो ये देखो, अब यहां पर क्या है तो ये सारे CH है, वो हमको मालूम नहीं है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ, अगर मैं बात करूं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो ये देखो बेटा, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, अगर पिकोमीटर में ले लो तो 154 पिकोमीटर, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 134 पिकोमीटर होती है। तो अगर बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर अगर थोड़ी देर के लिए मैं सही मान के चलूं, जो कि होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन एक अजम्पशन ले लिया अगर ये है, तो यहां बॉन्ड लेंथ अल्टर करेगी। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यहां बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर है, ठीक है। अब ये फिर यहां पर ये वाली जो बॉन्ड लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 134 पिकोमीटर, फिर वापस ये वाली जो बॉन्ड लेंथ आ जाएगी वो 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बॉन्ड लेंथ है वो अल्टर कर जाएगी, बॉन्ड लेंथ अल्टर कर जाएगी। बॉन्ड लेंथ जब अल्टर करेगी तो बेंजीन तो हो गया अनसिमेट्रिकल, बेंजीन तो हो जाएगा अनसिमेट्रिकल कि बॉन्ड लेंथ छोटी बड़ी, या बॉन्ड लेंथ स्मॉलर 134 पिकोमीटर, या बॉन्ड लेंथ लार्जर क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि बेंजीन में ये 6 ही कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल है। बेंजीन के अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया, बेंजीन हैज ए यूनिफॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ 1.39, कितना 1.39 पिकोमीटर, 1.39 पिकोमीटर, सारे कार्बन के बीच में 1.39 पिकोमीटर है। इसी तरह से ये वाला है। तो बेंजीन हैज अ यूनिफॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ ऑफ 139 पिकोमीटर, 139 पिकोमीटर। A value intermediate between the carbon carbon single 1.54 picometer and carbon carbon double bond 1.34 picometer bonds,
यानी ये वैल्यू ऑलमोस्ट इन दोनों का एवरेज ही है। ये दोनों, इन दोनों को अगर मैं ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं तो नियरली ये वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट ये नहीं आएगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ये जो बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन डिस्टेंस है वो डबल बॉन्ड से ज्यादा है। यानी डबल बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.34, तो ये 1.39 है, लेकिन सिंगल बॉन्ड से कम है, तो एवरेज है। तो इसका मतलब बेंजीन के बीच में, जो बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 भी नहीं है 1 भी नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। जैसे यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड 1 है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन के बीच में 1 है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन के बीच में 2 है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन के बीच में 1 है और बॉन्ड लेंथ 1.154 पिकोमीटर है। और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2 है और बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर है, 134 पिकोमीटर है। और जबकि बेंजीन में हमने जो ऑब्जर्व किया वो बॉन्ड लेंथ था, बॉन्ड डिस्टेंस था 139 पिकोमीटर, जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का एवरेज है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 है, न तो 1 है न 2 है, 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 देते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि एल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कितना है, आप बोलोगे 1। एल्कीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो आप बोलोगे 2। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, आप बोलोगे 3। बेंजीन में, एरोमेटिक रिंग में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1.5। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से स्मॉल है और डबल बॉन्ड से 1.54 से स्मॉल है 139। तो जो बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 154 से तो कम है और डबल बॉन्ड 134 से ज्यादा है। यानी इन दोनों के बीच का वैल्यू है ये, है ना, इन दोनों का बीच का वैल्यू है ये। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर 1.5 क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आपसे कभी भी अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन इन बेंजीन, और किसी भी एरोमेटिक रिंग में आ जाए जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो आप लिखोगे 1.5। लेकिन फिर भी है ना, ये थोड़े कंसेप्ट और चेंज होंगे, लेकिन बेंजीन में तो 1.5 ही है बॉन्ड ऑर्डर। हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगर आपको कोई पूछे कि अगर आपसे किसी टीचर ने या किसी पर्सन ने क्वेश्चन पूछ लिया कि साहब हम तो नहीं मानते, हम ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि बेंजीन में कंजुगेशन है, आप उसके फेवर में एविडेंस दो, तो आप उसके फेवर में एविडेंस यही दोगे कि बेंजीन हैव यूनिफॉर्म CC बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ ऑल 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड। सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, 6 के 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.39 पिकोमीटर आ रहा है, जो ये सजेस्ट करता है कि सारे कार्बन एक दूसरे को इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ऐसा तभी होगा जब कंजुगेशन होगा। तो इक्वल बॉन्ड लेंथ ऑफ, सही है ना, ये जो बेंजीन के अंदर ये 6 के 6 कार्बन बॉन्ड लेंथ हैं, ये सारे के सारे इनकी वैल्यूज, यहां पर जो डिस्टेंस यहां है वो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब सेम है। ऐसा तभी होगा जब ये सब एक दूसरे को इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करें, और ये इक्वल फोर्स से तभी अट्रैक्ट करेंगे जब कंजुगेशन होगा। तो कंजुगेशन के फेवर में ये एविडेंस देना है हमको। तो ये हुई हमारी बेंजीन की बात। अब इसी तरह से हम, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है ना, कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है ना, तो देखो क्या होगा कि ये बेंजीन का अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये हो गया रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ये अनसिमेट्रिकल है, मोर एनर्जेटिकल होगा, और ये लेस एनर्जेटिकल है। ये
स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। जो केमिकल प्रॉपर्टी बेंजीन की डिसाइड होती है वो इससे नहीं होती है, इससे होती है। बेंजीन की प्रॉपर्टी किससे डिसाइड होती है? बेंजीन की जो प्रॉपर्टी है वो किससे डिसाइड होती है? इससे। बेंजीन जो प्रॉपर्टी शो करता है वो इससे प्रूव होती है, न कि इससे प्रूव होती है। ठीक है, तो ये सारे हैं। अच्छा, और मैं क्या लिखूंगा? ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, और ये रियल और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। रियल स्ट्रक्चर है, हकीकत यही है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गया रेजोनेटिंग। तो ये कहीं पर भी कोई भी मॉलिक्यूल है, आपने जितने भी मॉलिक्यूल देखे हैं, अगर उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो वो हाइपोथेटिकल है, उनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, हर मॉलिक्यूल के अंदर एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है। कोई भी मॉलिक्यूल है उसके एक से ज्यादा जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके जब एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उन लुईस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह रहे हैं। वो सारे हाइपोथेटिकल है और उनका एक कंजुगेटेड सिस्टम बनता है, एक कंजुगेटेड रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनता है। इसी कंजुगेटेड रिजल्टेंट मॉलिक्यूल को ही रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं, जो लोवेस्ट एनर्जी का स्टेबल होता है और एग्जिस्ट करने वाला वो ही मॉलिक्यूल होता है। और एग्जांपल देखते हैं तो ध्यान दो, यहां पर तो अगर मैं ये रेजोनेटिंग, ये वाले बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और एक, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम केकुले स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि एक्चुअल में जो कंजुगेशन का कंसेप्ट है वो सबसे पहले इसका इनोवेशन, डिस्कवरी, या सबसे पहले ये किसने बताया? तो केकुले साइंटिस्ट ने बताया। केकुले साइंटिस्ट ने बताया ये। और केकुले एक्चुअल में बेंजीन और बेंजीन जैसे मॉलिक्यूल्स पर रिसर्च कर रहा था, तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे। वो देख रहा था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल में तो लुईस स्ट्रक्चर एक से ज्यादा बन रहे हैं। अब उसको लग रहा था कि ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही मॉलिक्यूल, मतलब बेंजीन दो तरह की होगी, फिनोल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एनिलीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, किसी के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे पास उसका सैंपल है तो उसमें वो 3 टाइप, 3, 5 या 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। मेरे पास बेंजीन का सैंपल है, मैं मार्केट से बेंजीन लेके आया, ठीक है, तो उस बेंजीन में क्या इन दोनों का मिक्सचर हो गया? दोनों होंगे क्या? ऐसा होता ही नहीं है। वो तो मॉलिक्यूल है, वो तो एक ही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा जो उसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर किया था केकुले ने। केकुले ने कहा कि ये जो एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल में कंजुगेटेड सिस्टम होता है। तो इसीलिए इनको केकुले स्ट्रक्चर कहते हैं। और केकुले बड़ा परेशान था, बेंजीन ने उसको बहुत दुखी कर रखा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बेंजीन के अंदर मैं कैसे बताऊं कि बॉन्ड कैसे है। उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि बेंजीन के अंदर जो पाई है वो कैसे होगा। ठीक है, कभी वो ये बनाता, फिर बोलता ये होगा, 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 ये होगा। इस चक्कर में डबल हेड एरो लग गया। अब बेंजीन के बारे में सोचता रहता था, तो रात को सोएगा तो भी सपने बेंजीन के ही आएंगे। आप लोग रात को सोते हो तो सपने किसके आते हैं? दिन भर जिसके बारे में सोचते रहते हो। तो यहां पर एक दिन एक दिन केकुले को रात को नींद में सपना आया। सपने में बेंजीन आई। उसने क्या देखा? येरी हेक्सागोनल प्लेनर बेंजीन, येरी हेक्सागोनल प्लेनर बेंजीन। अब जब ये हेक्सागोनल प्लेनर बेंजीन है, उसने कहा ये पाई कहां गया? फिर उसने देखा एक स्नेक आ रहा है, एक बड़ा सा ब्लैक कलर का स्नेक आ रहा है, ठीक। और ये स्नेक, ठीक, ये जो स्नेक आ रहा है, ये जो स्नेक है बेटा,
ये स्नेक किसकी तरफ बढ़ रहा है? ये स्नेक लगातार किसकी तरफ बढ़ रहा है? बेंजीन की तरफ। सपने में केकुले के पसीने निकल गए कि ये बेंजीन को निकल जाएगा, डस लेगा। और ये स्नेक आता गया और बेंजीन के पास आया और बेंजीन के ऊपर इस तरह से कुंडली मार के बैठ गया, जैसे स्नेक पिटारे के अंदर कुंडली मार के बैठ जाता है। उसको समझ में आ गया सपने में ही कि बेंजीन में पाई कैसे होगा, बेंजीन में पाई बॉन्ड कैसे होगा, कंजुगेटेड पाई क्लाउड होगा, वो कंटिन्यूस पाई क्लाउड होगा। सुबह उठा, मुंह भी नहीं धोया, सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया और उसको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला कि मुझे बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। और फिर उसने इसी पे रिसर्च किया जो ऑर्गेनिक का बैकबोन कंसेप्ट बना आगे चल के, जिसके बारे में अब हमारी फर्दर क्लासेस में डिस्कशन चलता रहेगा। एनीवे, तो अब देखो, ये हो गया बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये है बेंजीन का रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर केकुले ने बनाए थे, तो इसलिए इनको केकुले स्ट्रक्चर भी कहते हैं हम। अब ये वाले मोर एनर्जेटिकल हैं और ये लेस एनर्जेटिकल है, तो इन दोनों के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस है। ये जो एनर्जी डिफरेंस है किसके बीच में? ये जो एनर्जी डिफरेंस है किसके बीच में? ये एनर्जी डिफरेंस है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। हम इसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब ये रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाती है? एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और इसको हम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है वही तो हकीकत है, वही तो एक्चुअल मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, या और रेजोनेंस एनर्जी मतलब अच्छा सा कंजुगेटेड सिस्टम, तो वो स्ट्रांग हो गया, उसकी एनर्जी कम हो गई। ठीक है ना? जैसे सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है तो उसकी खुद की एनर्जी कम होती है, पाई बॉन्ड वीक होता है तो पाई बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है। यहां ध्यान रखो, बॉन्ड बनते समय एनर्जी रिलीज होती है। अगर बॉन्ड बनते समय ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, और बॉन्ड बनते समय ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई मतलब अब तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो बॉन्ड बनते समय अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई तो वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो गई। तो ये हमेशा ध्यान रखो, जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा मजबूत होता है। यूं नहीं कि आप बोलोगे ना एक पहलवान है उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वीक है, ऐसा नहीं। वो उस कंसेप्ट को यहां मत डालो। ठीक है, वो ये देखो बेटा, जैसे ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, अब ये जैसे बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये जैसे बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हुई, 1 2 3 4 5 यूनिट निकली, और 5 यूनिट एनर्जी निकली। ये 5 यूनिट एनर्जी जो निकली वो बॉन्ड एनर्जी है। 1 2 3 4 5 यूनिट एनर्जी निकली। ये 5 यूनिट एनर्जी जो निकली ये बॉन्ड एनर्जी है। ये क्या है बेटा? बॉन्ड एनर्जी है। अब इस बॉन्ड को तोड़, अब और इसकी एनर्जी 5 यूनिट कम हो गई। अब इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो 1 2 3 4 5 दूंगा, और अगर ये बॉन्ड बनते समय 1 2 3 एनर्जी रिलीज हुई तो बॉन्ड एनर्जी 3 है, तोड़ने के लिए भी 1 2 3 देना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई उस मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी कम हो गई, और इसका मतलब उसको तोड़ने के लिए वापस उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किसी भी मॉलिक्यूल की लोअर एनर्जी मतलब वो ज्यादा स्टेबल, और कोई भी चीज बन रही है तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकल जाएगी तो रिमेनिंग एनर्जी कम हो जाएगी। टंकी में से जितना ज्यादा पानी बाहर निकल गया, टंकी में से जितना ज्यादा पानी बाहर निकल गया
टंकी में बचा हुआ पानी उतना कम रह गया, अब भरने के लिए ज्यादा पानी डालना पड़ेगा। टंकी में से ज्यादा पानी निकल गया, इसका मतलब टंकी में अब पानी कम रह गया, तो वापस भरने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी, ज्यादा पानी भरना पड़ेगा। तो वही वाली बात है, जहां एनर्जी ज्यादा निकल जाएगी तो बची हुई एनर्जी कम होगी, तो स्टेबल होगा, और वापस उसको उसी लेवल पे लाना है, तोड़ना है, तो हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है और वो मॉलिक्यूल बनते समय अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा तो उसकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबल हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये हमने बात की बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, कंजुगेशन की। और अब देखो, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जितना अच्छा कंजुगेटेड सिस्टम होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बेंजीन है मेरे पास, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है। तो ये बेंजीन अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होते अल्टरनेट, पर वो अपन लिख रहे हैं, होते नहीं है बेटा। ये नेफ्थलीन है, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और ये एंथ्रेसीन है, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अभी एक बार बना रहा हूं मैं, और ये सारे कॉर्नर CH को बताते हैं। CH तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H6। ये CH, बट यहां पर बेटा C होगा, यहां पर भी C होगा। क्यों? कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो रही है यहां पर। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 C10H8 इसका फॉर्मूला है। 10 तो कार्बन है, लेकिन 2 कार्बन ऐसे हैं जिसपे हाइड्रोजन नहीं है। इसमें 14 कार्बन है, लेकिन ये 4 कार्बन ऐसे हैं जिसपे हाइड्रोजन नहीं है। तो टोटल 14 कार्बन है, इसमें से 4 पर हाइड्रोजन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर हाइड्रोजन है। तो ये फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है हमारा बेंजीन। सेकंड वाला मॉलिक्यूल है हमारा नेफ्थलीन। ये नेफ्थलीन सॉलिड होता है, कोवेलेंट सॉलिड होता है, सब्लिमाइज होता रहता है धीरे धीरे, पड़ा रूम टेम्परेचर पे भी। इसकी स्पेसिफिक स्मेल होती है जो रिपेलेंट होती है, मतलब जो कीट और ये कॉकरोच होते हैं, इसकी स्मेल सूंघ के भाग जाते हैं। ठीक है, यानी ये कपड़ों में, अलमारियों में नेफ्थलीन रखा जाता है। एंथ्रासीन, बेंजीन लिक्विड होता है, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन सॉलिड होते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने की वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाते हैं। अब देखो, यहां पर 6sp2 कार्बन है, तो यहां पर 6sp2 कार्बन है, तो 6sp2 कार्बन होने की वजह से 6 कार्बन पर कंजुगेटेड सिस्टम बनता है। अब यहां पर 10, ये 10 के 10 कार्बन एक ही प्लेन पर है, 2 साइकिल में है और sp2 है। तो यहां पर जो ये सारे 10 के 10 एक बड़ा कंजुगेटेड पाई क्लाउड बनाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के यहां पर 14 कार्बन है। यहां पर कितने कार्बन है? 14 कार्बन है, और 14 के 14 कार्बन, ठीक है, क्या करेंगे? एक साथ कंजुगेट करेंगे। यानी यहां पर कंजुगेटेड सिस्टम 6 कार्बन पर है, या कंजुगेटेड सिस्टम 10 कार्बन पर है, या कंजुगेटेड 14 कार्बन पर है नेफ्थलीन में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं लेफ्ट टू राइट कंजुगेशन क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट कंजुगेशन इंक्रीज हो रहा है। तो रेजोनेंस क्या हो रहा है? रेजोनेंस भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो रही है? रेजोनेंस एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? जो मॉलिक्यूल बनते हुए निकल गई, तो इनकी बची हुई एनर्जी क्या हो गई? कम। इन तीनों में से किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा निकल गई? इसके अंदर। तो इसकी बची हुई एनर्जी क्या हो गई? कम। स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। तो इस तरह से हम बात करते हैं, ठीक है। सपोज करो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि बेंजीन, केकुले के सपने में बेंजीन की जगह एंथ्रेसीन आता तो क्या होता? तो हम आंसर देंगे सांप की जगह अजगर आता, क्योंकि बहुत बड़ा कंजुगेटेड सिस्टम है।
तो फिर बड़ा स्नेक चाहिए ना। एनीवे, तो हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक जो मैंने डिस्कस किया है, इसका मैं थोड़ा सा एक जो लैंग्वेज है, जो आप, ठीक है, जो 12th के स्टूडेंट है और ड्रॉपर है, उनको तो ये लैंग्वेज राइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें मैं जो पढ़ा चुका हूं वही है, आप खुद पोस्ट करके रीड कर सकते हैं। 3 पॉइंट है। बेंजीन हैज अ यूनिफॉर्म सीसी बॉन्ड डिस्टेंस of 139 picometer, a value intermediate between the CC single 154 picometer and C double bond C 134 picometer bonds, ठीक है। सेकंड है द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, आर हाइपोथेटिकल एंड इंडिविजुअल डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल। कोई भी इंडिविजुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। थर्ड है द एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसको हम एक्चुअल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लोअर देन दैट ऑफ एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी और सिंपली द रेजोनेंस एनर्जी। द मोर द नंबर ऑफ इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर द मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी। जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है बेटा। इसमें आप ये इस लाइन को अभी कंफ्यूज मत करो। ये लिखा हुआ ना द लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी मैंने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिए हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे भी आएंगे, दो तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, इक्विवेलेंट और अनइक्विवेलेंट। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी है, क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी फिर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जीज डिफरेंट होती है। अभी बेंजीन के अंदर जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे उनकी एनर्जी इक्वल थी, ठीक है। तो अभी आप अनइक्वल एनर्जी वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होते हैं, जिसके बारे में मैं अभी हो सकता है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूं। इस क्लास में तो मेरे को पॉसिबल कम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम अभी और आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने एक चीज समझ ली कि रेजोनेंस क्या है, कंजुगेशन क्या है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कंजुगेशन की, क्योंकि अब रेजोनेंस, मैंने क्या कहा, रेजोनेंस में अनइक्वल एनर्जी वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आएंगे। तो उससे पहले मैं डिस्कस कर लूं टाइप ऑफ कंजुगेशन, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं अनइक्वल एनर्जी वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तो ये टाइप ऑफ कंजुगेशन क्या होता है। देखो, कंजुगेशन केवल पाई पाई के बीच में नहीं होता है। जैसे ये देखो, मैं कुछ जैसे है, फर्स्ट जो है हमारा पाई पाई कंजुगेशन। कौन सा कंजुगेशन है, पाई पाई कंजुगेशन। तो पाई पाई कंजुगेशन क्या होता है, जो बेंजीन के अंदर आपने देखा पाई पाई कंजुगेशन है। जब अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे ब्यूटाडाइन है, तो इसमें ये कौन सा कंजुगेशन है, पाई पाई कंजुगेशन है, क्योंकि ये चारों sp2 कार्बन है, ये चारों के चारों sp2 कार्बन है, और चारों के चारों sp2 कार्बन है, तो सारे पाई बॉन्ड्स के बीच में ही कंजुगेशन है। बेंजीन के अंदर पाई पाई कंजुगेशन है, इसीलिए मुझे पाई पाई कंजुगेशन को अभी अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ ऑल कंजुगेटेड पोजीशन हैव पाई बॉन्ड देन कंजुगेशन इज नोन एज पाई पाई कंजुगेशन, यानी ये सारे के सारे पाई बॉन्ड वाले ही हैं। दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन, पॉजिटिव चार्ज पाई कंजुगेशन। सेकंड वाला क्या बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, पॉजिटिव चार्ज पाई कंजुगेशन। देखो ये क्या है, तो इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CS2 ये और CS2 प्लस ये, तो ये है पॉजिटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, ये पाई और ये पॉजिटिव। अब इसके देखो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है रेजोनेंस और रेजोनेंस कंसेप्ट की 2 क्लास और होगी। इन दोनों 3 क्लास को जब प्रॉपरली आप अटेंड करोगे तो आपका प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, तो एक ये वाला भी बन जाएगा। तो ये इसके 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर है। भले अभी मैं केवल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहा हूं, अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब अनइक्वल एनर्जी वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये इसमें क्या हो गया, पाई और पॉजिटिव आपस में। अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर कंजुगेशन को एक्सप्लेन करूं तो इसका कंजुगेशन ऐसे एक्सप्लेन होगा,
ये देखो बेटा, ये CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH2 है। अभी ये हमको मालूम है ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, तीनों ही sp2 कार्बन है। अब जब तीनों sp2 कार्बन है तो तीनों ही sp2 कार्बन है, तो तीनों ही कार्बन पर परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होगा। प्रीवियस क्लास में कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर बता चुका हूं, तो कार्बोकेटाइन पे sp2 होता है, परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होता है, लेकिन वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो इस कार्बन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये प्लस। अब है तो बेटा ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, तो एक पॉजिटिव कार्बन वाला p ऑर्बिटल और एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले p ऑर्बिटल, ये आपस में कंजुगेट हो जाएंगे क्योंकि एक ही प्लेन पे है। ठीक है, एक ही प्लेन पर है, तो ये हमारा ये पूरा तीनों ऑर्बिटल एक साथ ओवरलैप करेंगे, ये तीनों एक साथ ओवरलैप करेंगे। इसमें दो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल, 2 परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल ऐसे है जिसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये वेकेंट p ऑर्बिटल है, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसीलिए पॉजिटिव आया है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, यानी पाई के साथ पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन। तो इस तरह के कंजुगेशन को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज पाई कंजुगेशन। टोटल मिला के 5 तरह के कंजुगेशन होते हैं, और भी हम आगे देखें। एक मिनट, स्पेस बन गया मेरे पास, ठीक है, तो ध्यान देना बेटा। अब नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन, तो उसी तरह से अब जो नेक्स्ट कंजुगेशन है थर्ड वाला कंजुगेशन है नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन। ये भी उसी तरह से है बेटा। अब यहां पर क्या हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर तो है डबल बॉन्ड और यहां है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां पर ये नेगेटिव चार्ज, अच्छा, अब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। इन सब के रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी डिस्कस करेंगे हम, अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, पहले तो मैं अभी टाइप ऑफ कंजुगेशन पे आया हूं। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, यानी पाई कंडीशन तो नेसेसरी है ही। ठीक है ना, पाई कंडीशन तो नेसेसरी है ही। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हुआ ये कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये लोन पेयर ऑर्बिटल है। तो ये तो हमारा sp2 कार्बन हो गया, ये sp2 कार्बन हो गया और ये लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो ये sp2 कार्बन, तो जब sp2 कार्बन होगा तो इस पे परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होगा, ये sp2 कार्बन होगा परपेंडिकुलर, लेकिन ये लोन पेयर है तो यहां लोन पेयर ऑर्बिटल होगा, और लोन पेयर ऑर्बिटल के साथ नेगेटिव चार्ज भी है क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, इसलिए नेगेटिव लगा। अब यहां पर इनमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां पर क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर, और ये सारे ऑर्बिटल एक दूसरे को इस तरह से ओवरलैप कर लेते हैं, और जब ये सारे ऑर्बिटल है ये ओवरलैप हो गए तीनों, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन। ठीक है, जहां पर भी रेजोनेंस है तो कंजुगेशन की वजह से ही रेजोनेंस है। और फोर्थ जो होता है वो होता है फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन, और इसको ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कंजुगेशन भी कहते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कंजुगेशन क्या होता है? ठीक है, देखो ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कंजुगेशन क्या होता है, तो फ्री रेडिकल पे होता है, कार्बन फ्री रेडिकल। मैंने बताया था ना, होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। अब कार्बन फ्री रेडिकल है तो इन तीनों पर sp2 कार्बन है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तीनों sp2 कार्बन है। जब तीनों sp2 कार्बन है तो इस पे भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, इस पे भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, इस पे भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, और ये देखो। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर
ये बिल्कुल जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया 3sp2 कार्बन है, तीनों ही sp2 कार्बन पे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पर 1 2 3 है तो ओड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके अंदर आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो ओड नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं काउंट करूं तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। मेरे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 18 तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 5, और एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, और कितने हाइड्रोजन है 5, टोटल हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए 23 इलेक्ट्रॉन्स, 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे पास ये जो स्पीशीज है, ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है, इसमें 23 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ऑड स्पीशीज हो गई, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई। अब इसमें यहां पर ये सारे के सारे एक दूसरे को कंजुगेट करेंगे, तो ये वाला हो गया हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कंजुगेशन। और जो फिफ्थ वाला होता है बेटा, फिफ्थ वाला जो होता है वो होता है लोन पेयर पाई कंजुगेशन। लोन पेयर पाई कंजुगेशन, तो टाइप्स ऑफ कंजुगेशन 5 टाइप के होते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया आपका, ये फिफ्थ वाला मैं क्लियर कर रहा हूं, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। तो लोन पेयर पाई कंजुगेशन क्या होता है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखो यहां पर क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH, जरूरी नहीं है, यहां एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, जैसे ये NH2 है, ठीक है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल लूं तो ये भी एक ही बात है बेटा, ठीक है, यानी एनिलीन है ये, तो इसमें लोन पेयर पाई कंजुगेशन है। ये है, अगर ये है तो इसमें भी पॉजिटिव पाई कंजुगेशन है, पॉजिटिव चार्ज है और कंजुगेशन है, ठीक है। यानी sp2 कार्बन के साथ कोई भी चीज जुड़ी हुई है और फिर उसकी तो वो कंजुगेशन में आ जाएगा। एग्जांपल से क्लियर कर चुका हूं मैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से यहां CH2 पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पाई कंजुगेशन, ठीक है। तो ये एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, धीरे धीरे आप अपने आप खुद ही आइडेंटिफाई करने लग जाओगे, तो ये ध्यान दो। अभी अपन एक एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते। ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर ऑर्बिटल। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, CH2 CH NH2, तो ये लोन पेयर। अब ये लोन पेयर है तो ये सारे के साथ ये लोन पेयर ऑर्बिटल, ये सब एक ही प्लेन पे, तो ये कंजुगेशन में आ जाएगा। तो ये लोन पेयर पाई कंजुगेशन हुआ। तो ये हमने टाइप्स ऑफ कंजुगेशन डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रेजोनेंस का क्लासिफिकेशन करेंगे, और मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है। ये सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, तो व्हेन अ मॉलिक्यूल, थोड़ा सा मैं ये रीड कर लेता हूं, ठीक है। व्हेन अ मॉलिक्यूल और आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 और मोर स्ट्रक्चर व्हिच हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। आपने देखा ना, जैसे बेंजीन के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे सारे हेक्सागोनल प्लेनेट थे, सारे कार्बन sp2 थे, 6cc बॉन्ड थे, सब कुछ वैसा ही था, ठीक है। तो मैं रीड कर रहा हूं, व्हेन अ मॉलिक्यूल और आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 और मोर स्ट्रक्चर्स, जिसको अपन लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं, व्हिच हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई बट डिफरेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने देखा ना, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग था, पाई बॉन्ड अलग अलग जगह थे। द फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेजोनेंस and the various structure are called contributing or resonating structures. None of these structure truly represent all the property of that molecule or ions, क्योंकि resonating structure hypothetical है। The actual structure is a resonance hybrid of several contributing structures। ठीक है, मैंने कहा ना 5 5 6 6 10 10 resonating structure भी होते हैं जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Resonance generally occurs when there is a conjugation of pi bonds। ये आपने देख ही लिया, ठीक है। अब मैं आगे इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूं। ये जो लिखा हुआ था इसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक तब समझ में आएगा जब मैं नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करूंगा। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।